हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 6 मल्हार का 12th चैप्टर, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की समरी व्याख्या, चैप्टर को पढ़कर उसका अर्थ समझाती जाऊंगी। वास्तव में ये जो चैप्टर है ये क्या है कि हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने लिखा है इसे, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। दिनकर जी ने क्या किया कि एक बार वो घूमने के लिए गए मॉरिशस की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है इस पार्ट में। उन्होंने बताया है कि उन्होंने मॉरिशस में क्या क्या देखा, मॉरिशस है कहाँ पर, कौन सी जगह पर स्थित है। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने मॉरिशस का पूरा वर्णन इस पाठ के अंदर किया है। हम मॉरिशस घूमने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इस पाठ को पढ़कर मॉरिशस का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो शुरू करें, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। तो यहाँ पर दिनकर जी लिखते हैं कि मैं अपनी यात्रा के लिए दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 को, मतलब दिल्ली से वो मुंबई पहुँच गए एक दिन में, है ना। 15 को दिल्ली से चले, 16 को मुंबई पहुँच गए, तो 16 को वो मुंबई से चले और 17 को वो नैरोबी पहुँच गए और फिर नैरोबी से मॉरिशस के लिए चले गए। ठीक है। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे एक रात 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। तो जब यहाँ से वो मुंबई से गए थे तो उसके बाद नैरोबी में 1 रात और 2 दिन वो ठहरे। इसलिए अतैव का मतलब होता है, इसलिए मन में ये लालच हो गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व पहले हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज, उनका जो एरोप्लेन था, दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। इसलिए हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। तो उन्होंने सोचा कि लोगों से हम बाद में मिलेंगे, पहले यहाँ के शेर देख लें। तो वो नेशनल पार्क घूमने के लिए निकल गए। नैरोबी का जो नेशनल पार्क है ना, वो चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा एक जंगल है वो, जिसमें घास अधिक है, पेड़ बहुत कम हैं, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं। उस जंगल में सर्वत्र मतलब हर जगह पर सड़कें हैं और पर्यटक मतलब जो टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, उनकी गाड़ियाँ इन सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर शेर कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें यानी 2 गाड़ियां खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्किट खाने को दे देते हैं, इसलिए मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। अब जो लोग वहाँ पर शेर वगैरह को देखने के लिए आते हैं, तो वो बंदरों के लिए भी बिस्किट वगैरह लेकर आते हैं। तो जैसे ही गाड़ी आती है तो बंदरों को वो बिस्किट डालते हैं लोग वहाँ पर। तो बंदरों को ये अंदाज़ा हो गया कि गाड़ी आएगी तो हमें बिस्किट मिलेंगे खाने के लिए। तो इसलिए जैसे ही गाड़ी वहाँ पर रुकती थी, बंदर फटाफट भाग कर आते थे और गाड़ी को घेर लेते थे। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। देखा है कि हम उस जगह पर पहुँचे, 10-20 मील तक चलने के बाद वो वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर शेर सोए हुए थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 शेर लेटे हुए थे या फिर वो सोए हुए थे, उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी, 8-10 गाड़ियां वहां खड़ी थी। लोग पहले से वहां खड़े थे, मतलब उनको देखने के लिए। तुर्रा यह है कि सिंह को ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। तुर्रा ये मतलब ये मज़े की बात थी कि जो शेर सोए हुए थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उनको देख रहा है, कौन किसकी गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई है। शेरों ने कोई मतलब नहीं रखा, वो आराम से सोते रहे। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों को और सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया।
तो शेरों ने देखा ही नहीं कि गाड़ी में कौन है और कौन उनको देखने आया है। मानो हम लोग तुच्छा अति तुच्छ हों। तुच्छा अति तुच्छ का मतलब है गिरे से भी गिरे हुए, मतलब घटिया से भी घटिया हम हों, उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। शेरों को लगा कि यार ये बेकार के लोग हैं, इनको क्यों देखना है, तो शेरों ने बिल्कुल उनको नहीं देखा, वो आराम से सोते रहे। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली। आधा घंटा तक ये लोग वहाँ पर रुके, शेर देखते रहे, और तभी क्या हुआ कि एक शेर ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, और दूसरे शेर ने एकदम से अपने शरीर को, देह मतलब शरीर को, ताना मतलब खींचा एकदम से, जैसे हम सो के उठते हैं तो अपने शरीर को एकदम खींचते हैं। मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। लेकिन जो लोग वहाँ पर उन्हें देखने के लिए आए थे, उन लोगों की तरफ किसी शेर ने नहीं देखा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। तो ये मजाक में कह रहे हैं कि उन सिंहों ने हमें पेड़ पौधे या खरपतवार होते हैं ना जंगल में, ऐसे ही उग जाते हैं, उनसे भी बेकार चीज़ हमें समझा, हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। अब ये लोग शेरों को देख रहे थे कि एक मील की दूरी पर ही इनको हिरण दिखाई दिए, बहुत सारे हिरणों का बहुत बड़ा एक ग्रुप, समूह आता हुआ दिखाई दिया, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था तो वो हिरणों का ग्रुप, लेकिन उसमें एक जिराफ भी था, इसलिए वो बेवकूफ़ दिखाई दे रहा था। अब दो जवान सिंह उठे और दो और चल दिए। अब क्या हुआ कि जैसे हिरणों का ग्रुप आ रहा था, तो उनमें से दो शेर, जो वहाँ पर शेर सोए हुए थे, उनमें से दो शेर उठे, और वो भी यंग वाले शेर थे, एकदम से जवान, बूढ़े शेर नहीं, और वो दो तरफ को चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, उसमें से एक शेर थोड़ा आगे गया और आगे जाकर के वहाँ बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के पीछे छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। दो शेर अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, एक तो थोड़ा आगे जाके बैठ गया, लेकिन दूसरा क्या हुआ, वो घास के पीछे छिपता आगे की तरफ बढ़ता रहा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, और हिरणों को भी पता चल गया कि जो यहाँ पर शेर सोए हुए हैं, इन्होंने हमें देख लिया है। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इसलिए हिरन वहाँ पे जो घास खाने के लिए आए थे, वो घास वास छोड़ करके एकदम से सचेत हो गए, चौकन्ने हो गए कि यहाँ कुछ खतरा है। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। फिर क्या हुआ कि हिरन का जो ग्रुप था, उसमें से कुछ हिरन निकले और वो एक तरफ भाग गए, और जो बाकी बचे वो वहीं पर खड़े रहे। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को ये समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। वो हिरन वहाँ पे क्यों रुके, क्यों खड़े रह गए? क्योंकि उन्होंने ये भान लिया था, उन्हें ये पता चल गया था कि जो शेर हैं वो उन्हें ही देख रहे हैं, और अगर वो भागे तो वो शेर उन पर अटैक कर देंगे। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं। जो शेर होते हैं ना, जब सूरज छिप जाता है उसके बाद ही हमेशा शिकार करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। और शेरों की भी ये एक स्ट्रेटजी होती है कि वो कभी भी ग्रुप में, अगर एनिमल होंगे ना, ग्रुप में कभी अटैक नहीं करते किसी के ऊपर। उनको पता है कि अगर हमने ग्रुप में अटैक किया तो ये बहुत सारे हैं, ये वापस हम पर अटैक कर सकते हैं। तो जब कोई भी जानवर अकेला रह जाता है, उसके साथी सब इधर उधर हो जाते हैं और वो अकेला रह जाता है, तब शेर हमेशा उस पर अटैक करते हैं। अब ये बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। तब कवि कह रहे हैं कि हमें ये बात तब समझ में आई कि हिरन इकट्ठे एक ग्रुप में क्यों खड़े हैं, भाग क्यों नहीं रहे यहाँ से। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। रक्तचाप कहते हैं ब्लड प्रेशर को। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे शरीर में ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम अब ज़्यादा इस जंगल में नहीं घूमेंगे, बल्कि घर चले जाते हैं। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। BOAC ये क्या है? ये है ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन।
यानी ये ब्रिटिश एयरलाइंस का जहाज है जिसमें वो नैरोबी से मॉरिशस तक की यात्रा करने वाले हैं। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। तो ये लोग नैरोबी से 4 बजे शाम को फ़्लाइट ली इन्होंने और 5 घंटे फ़्लाइट में रहे और उसके बाद ये रात के लगभग 10 बजे मॉरिशस में पहुंच गए। अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। हवाई मतलब कि अंधेरा हो गया था, बरसात हो रही थी, लेकिन लोग इनका वेलकम करने के लिए वहाँ पर खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर ये भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। तो इस कहानी के लेखक ये बता रहे हैं कि जब हम हवाई अड्डे पे पहुँचे, एयरपोर्ट पे जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर जो इनका वेलकम हुआ, उस वेलकम को देख करके इनको लगा कि हम जहाँ पर आए हैं ना, ये एक छोटा भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। यहाँ आया है भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण है, तो भूमध्य रेखा क्या होता है? इक्वेटर। और दूसरा शब्द है देशांतर रेखा, ये है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो मॉरिशस का ये बता रहे हैं कि वो कहाँ पर लोकेट करता है, मॉरिशस कहाँ पर बसा हुआ है। तो भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण की ओर और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास में है, लेकिन पश्चिम की ओर को वो बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई 30 मील है। तो लंबाई और चौड़ाई मॉरिशस की 29 मील और 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आका जाता है और पूरे मॉरिशस द्वीप, ये आइलैंड है मॉरिशस एक, तो इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वो 720 वर्ग मील है। ये द्वीप हिंद महासागर का मोती है, इसे हिंद महासागर का मोती कहा गया, पर्ल ऑफ दिस हिंद महासागर। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। भारत तो सबसे खूबसूरत सितारा है, लेकिन जो मॉरिशस एक खूबसूरत मोती के समान है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसका पूरा देश ही मतलब समुद्र के बहुत पास में है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। मॉरिशस में जितने भी लोग रहते हैं उन सब लोगों में से 67% लोग भारत के रहने वाले हैं, मतलब उनके पूर्वज दादा परदादा भारत के रहने वाले थे और वो वहाँ जाके बसे हैं। तथा वहाँ 53% लोग हिंदू हैं, 53% वहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है। अच्छा, तो यहाँ पर मॉरिशस की जो कैपिटल है पोर्ट लुई की जो गलियाँ हैं उनके नाम भी हिंदुस्तानी नाम है, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई रखे हुए हैं। तथा इसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है, ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी, भारत में भी कई जगहों पर यह है जो माध्यमिक स्कूल है, मतलब 12th क्लास तक के स्कूल हैं, उन्हें इंटर कॉलेज कहा जाता है। तो वहाँ पर भी यही रिवाज है और वहाँ पर जो कस्बे हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ उनको बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान ये नाम दिया गया है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। क्योंकि मॉरिशस में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर बिहार और यूपी के लोग हैं, तो इसीलिए मॉरिशस में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। इनकी जो कामकाज की भाषा है वो तो अंग्रेजी है, इंग्लिश में करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन जो इनका कल्चर है उसमें फ्रेंच बोला जाता है। मगर जनता वहाँ क्रेयोल बोलती है। क्रेयोल का मतलब होता है मिक्स लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश भी, फ्रेंच भी और हिंदी भी मिक्स करके वो बोलते हैं। क्रेयोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। तो
क्रेओल और जो फ्रेंच भाषा है वो भोजपुरी और हिंदी के समान है, और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। और क्रेओल के बाद ज़्यादातर लोग भोजपुरी ही बोलते हैं वहाँ पर। जो भोजपुरी जो भारत की भाषा है, भारत के यूपी में भोजपुरी बोली जाती है ज़्यादातर, बिहार यूपी में प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। तो वहाँ पर जितने भी भारतीय लोग रहते हैं वो सब भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी समझते हैं, और यहाँ तक कि चीन के लोग जो हैं वो भी भोजपुरी को बखूबी बोल भी लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है, लेकिन मॉरिशस में जो भोजपुरी बोली जाती है वो शाहाबाद की भोजपुरी से अलग है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब वहाँ के लोग बोलते तो भोजपुरी हैं, लेकिन उसमें फ्रेंच के शब्द मिक्स करके बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम उस भाषा को सुने तो हमें बार बार उनसे पूछना पड़ता है क्या बोला क्या बोला। कई शब्द वो फ्रेंच के बोलते हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती, ऊख कहते हैं गन्ने को, शुगर केन, खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। तो मॉरिशस में गन्ने की खेती होती है, और गन्ने की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये वहाँ पर गन्ने की खेती का। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पर भारतीयों ने इसे शुरू किया, भारतीयों के कारण ही ये खेती वहाँ पर हो पाई है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। मॉरिशस में ज़्यादातर भारतीय रहते हैं, भारतीय भाषा बोली जाती है, हिंदू धर्म को माना जाता है, इसलिए मॉरिशस की जो ताकत है वो भी भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। ये जो आइलैंड है मॉरिशस, इसमें एग्रीकल्चर होता है, कृषि होती, खेती की जाती है। यही सबसे बड़ा वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा प्रोफेशन जो है वो खेती करना है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। वहाँ पर सिर्फ गन्ना उगाया जाता है तो चीनी बनती है सिर्फ। तो वहाँ का जो प्रोफेशन है वो लोग गन्ने उगा करके चीनी का प्रोडक्शन करते हैं, चीनी पैदा करते हैं। यही वहाँ का एकमात्र इंडस्ट्री है, चीनी मिल। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। लेकिन अगर भारत के लोग मॉरिशस में जाकर नहीं बसते तो फिर गन्ने की खेती भी नहीं हो पाती, और जो चीनी का व्यापार वहाँ बड़ा है वो भी नहीं हो पाता। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति की कितनी प्राणवती और चिरायु है। प्राणवती का अर्थ है जीवंत, जिसमें जीवन है, और चिरायु का मतलब है लंबी उम्र वाली। यानी भारत की संस्कृति जीवंत है, जीवन वाली है और लंबी उम्र है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हम लोग भारत में रहते हैं, कहीं बाहर घूमने नहीं जाते, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो कितना लंबा है, कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। किंतु जब मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जब हम मॉरिशस गए तो लेखक कह रहा है कि तब हमें पता चला कि हमारी जो इंडियन कल्चर है, भारत की संस्कृति जो है वो कितनी जानवान है, उसके अंदर कितनी जान भरी हुई है, वो कितने लोगों द्वारा पसंद की जाती है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। असल में तो चाहते थे कि भारत के लोग क्रिस्तान हो जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं, लेकिन भारतीयों ने उनके ऊपर अत्याचार किए गए, क्रिश्चियन बनने के लिए दबाव डाला गया, उन्होंने उस सब को सह लिया, लेकिन वो क्रिश्चियन बने नहीं। और जो उनको लालच दिए गए कि अगर तुम क्रिश्चियनरी को अपना लोगे, इस धर्म को अपना लोगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा, उस लालच में वो पड़े नहीं। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो लेखक कह रहे हैं कि वो उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, वो हिंदू ही रहे, क्रिश्चियन नहीं बने लालच के बाद भी। और जिस भी आइलैंड पे भगवान ने उन्हें भेजा है उस आइलैंड को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तानी बना डाला। ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आगे लेखक ने लिखा है कि मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। जो मॉरिशस के गांव हैं वहाँ पर शिवालय जरूर होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू
तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं। अच्छा, मॉरिशस में जितने हिंदू लोग रहते हैं वो हमारी तरह रामायण भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। जैसे हम लोग ढोलक मंजीरा बजा करके रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हैं, इस तरह से वो लोग भी करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरमय पाया। तो लेखक हमें बता रहे हैं कि जो मॉरिशस के मंदिर हैं या शिवालय हैं, शिव जी का जो मंदिर है वहाँ पर, वो बहुत ही साफ सुथरा है, स्वच्छ साफ सुथरा है और सुरमय, सुरमय मतलब मन को भाने वाला है। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरमय बनाना आरंभ कर दें। तो वो ये इच्छा बता रहे हैं लेखक कि कितना अच्छा हो अगर हम हिंदुस्तान में भी अपने मंदिरों को साफ रखें और सुरमय बनाएं। सुरमय मतलब मन को अच्छे लगने वाले, साफ सुथरे, जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। हमें भी उतने ही साफ सुथरे मंदिर बनाने चाहिए जितने साफ मॉरिशस में हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। भारत में जो भी त्योहार होते हैं, जो पर्व मनाए जाते हैं, वो मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, यानी फेमस है, यानी लोग जानते हैं उनके बारे में और वहाँ भी ये मनाए जाते हैं। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। लेकिन वहाँ पर साल भर में जो सबसे ज़्यादा मनाया जाता है पर्व, बड़े पैमाने पर बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, वो पर्व कौन सा है? वो त्यौहार है शिवरात्रि का त्यौहार। मॉरिशस के मध्य में एक झील है। मॉरिशस आइलैंड है और इस आइलैंड के बीच में, मध्य में, बीच में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। अच्छा, जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर वो मानते हैं कि ये जो झील है इसका संबंध परियों से है, इसलिए इस झील का नाम पड़ गया परी तालाब। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। तो लेखक बता रहे हैं कि जो परी तालाब है वो, जैसे हमारे यहाँ गंगा जी जाते हैं ना, हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो तीर्थ स्थान माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर परी तालाब को पवित्र स्थान माना जाता है। और साथ ही साथ पिकनिक मनाने के लिए भी वहाँ का जो सीनरी है वो बहुत अच्छी है। किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं लेकर जाते हैं, ना अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं, ना तो मांस मछली वहाँ लेके आते हैं क्योंकि उसे तीर्थ स्थान माना गया है। चाहे वो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं लेकिन वो सात्विक भोजन करेंगे, ना तो गंदगी मचाएंगे, ना कोई अपवित्र काम करेंगे और ना ही भोजन अपवित्र करें। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं। अब जब शिवरात्रि का समय होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत में कांवर भर के लाते हैं ना लोग, वो घड़े लेके आते हैं मिट्टी के बने हुए और उनको हरिद्वार से जल भर के लाते हैं और फिर अपने घर आकर के शिव जी का स्नान कराते हैं उन पानी से, तो उन्हें कांवड़ी ये कहते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर भी कांवर भरी जाती है, वहाँ पर भी जुलूस निकलता है। परी तालाब में आते हैं लोग और परी तालाब का पानी भरकर अपने अपने गांव के शिव जी के मंदिर में लेके जाते हैं और उस पानी से, उस जल से शिव जी को जल चढ़ाकर फिर अपने घर में वो प्रवेश करते हैं। मतलब कि परी तालाब तक चलकर जाते हैं, वहाँ से कांवर भर कर लाते हैं, फिर अपने गांव के मंदिर में जाकर के शिव जी को स्नान कराते हैं और तब अपने घर जाते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं और ये सारे कृत्य यानी काम वो बड़ी भक्ति भावना से करते हैं। उनके अंदर बहुत भगवान की भक्ति होती है, पूरे अच्छे मन से वो इस काम को करते हैं। सभी वयस्क, वयस्क का मतलब होता है बड़े लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, उस दिन उजली धोती, उजली मत धोती मतलब सफ़ेद धोती, सफ़ेद कमीज, सफ़ेद गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन बड़े जितने भी हैं वो सब धोती पहनेंगे। लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी होती है और बच्चे हैं वो हाफ पैंट पहन लेते हैं लेकिन टोपी जरूर उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला ये मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मॉरिशस में जितने भी आकर्षण हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, देखने वाली चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ है ये परी तालाब पर लगने वाला मेला। और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो हिंदू के अलावा जो दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर हैं, क्रिश्चियंस हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, वो लोग भी इस मेले को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण है वहाँ का।
पाठ को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने और ये उन्हीं की यात्रा का वर्णन है। रामधारी सिंह दिनकर ही गए थे मॉरिशस घूमने के लिए और उन्होंने मॉरिशस घूमने में जो कुछ भी देखा, महसूस किया, जाना, वहाँ जानकारी ली, उसका वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। मॉरिशस का क्षेत्रफल भी बता दिया कहाँ पर है ये और वहाँ कौन से लोग रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं, कैसे धर्म मनाया जाता है, कैसे भारतीय संस्कृति वहाँ फल फूल रही है, किस चीज़ का उद्योग करते हैं, ये सब इस पाठ के बीच में बताया गया है। मैंने सारा पाठ आपको पढ़कर अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद कर रही हूँ कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पाठ के अंत में आकर के आपको करने हैं 4 काम। पहला काम है लाइक के बटन को दबाना। दूसरा काम है अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तीसरा काम है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी तुरंत और बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.